हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार बेसिक मैथ में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने प्लांट किंगडम पादप जगत के लगभग 10 वीडियो पढ़े हैं और 10 वीडियो में ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब पादप जगत के बाद हम पढ़ने वाले हैं जंतु जगत। तो आज हम पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है ना। अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा मैं आपको, और जिससे आपको एक ही बार में पूरा का पूरा टॉपिक याद हो जाए। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और ये मान लेना कि ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी आता है तो यहाँ से प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन टफ लगते हैं लोगों को। ये बनते नहीं है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो मैंने आपको बताया था ना, प्लांट किंगडम में भी ऐसे, एनिमल किंगडम में बहुत सारे एनिलिडा वर्ग है, बहुत सारे उपवर्ग हैं। तो इनको आपको देखना है कि कौन सा जंतु किस वर्ग में आता है। तो ऐसे ऐसे करके हम आपको लगभग 4 वीडियो देंगे। 4 वीडियो में अच्छे से ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है ना। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा, जैसे हमने सजीव के बारे में लिखा था ना, सजीवों का वर्गीकरण, उससे रिलेट करके पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा साइनिंग कम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे, पता चले कि लिखा हुआ ना दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण मतलब ये सजीव, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जंतुओं का वर्गीकरण। किसका? जंतुओं का वर्गीकरण। तो आपने सुना होगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्गीकरण के पिता, है ना। तो आप बोलोगे जंतुओं का वर्गीकरण वर्गीकी कहलाता है, या तो आप बोलो वर्गीकी। तो देखो यहां पर जीवों के एक, तो आपको सजीवों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सजीवों का और जंतुओं का वर्गीकरण। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण किया था कैरोलस लिनियस ने, कि सजीव जो होते हैं वो इतने प्रकार से होते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी, है ना। वर्गीकी कहलाती है, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो आप ध्यान रखना कि, है ना, जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है वर्गीकी। क्या कहलाता है? वर्गीकी। और तो आपसे बोला जाए कि जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, वर्गीकरण का अध्ययन, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है वर्गीकी, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। बताइए, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, या जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आप बोलोगे वर्गीकी के अंतर्गत, ठीक है ना। या आपसे बोला जाए इंग्लिश में आएगा टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारुओं का वर्गीकरण किया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि वर्गीकी के जनक कौन है, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इंग्लिश में आएगा हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या हिंदी में आएगा वर्गीकी के जनक कौन है, तो आप बोलोगे कैरोलस लिनियस। तो नाम याद रखना है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लिनियस। यहीं पे लिख देता हूं मैं, कैरोलस लीनियस। बस लीनियस आपको याद रखना है, लीनियस, ठीक है। लीनियस शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। और दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, वर्गीकरण के जनक के साथ द्विनाम पद्धति के भी जन्मदाता कहलाते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको। तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। और वर्गीकरण के जनक कौन है? तो वर्गीकरण के जनक भी कैरोलस लीनियस, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी कैरोलस लीनियस है, ठीक है। और जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है हिंदी में वर्गीकी और इंग्लिश में टैक्सोनॉमी। ये यहां से 2 क्वेश्चन आ गए। अब यहां पर आपको ध्यान रखना सजीव और जंतु। तो सजीवों की अगर हम बात करें तो आपको बताया था मैंने कि 2, 3, 3 और 5, इस टाइप से 4 प्रकार से डिवाइड है। 3 प्रकार से मैं बता चुका था। जल्दी से 5 मिनट में उसको देख लेते हैं, फिर यहाँ पर जंतुओं का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक है। तो सजीवों में मैंने क्या बताया था, अगर आपसे आए कि बताइए सबसे पहले कि कैरोलस लिनियस को जंतु वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जंतुओं को या सजीवों को इन्होंने ही वर्गीकृत किया था। तो कैरोलस लिनियस ने सजीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। किसको? सजीवों को। तो आप बोलोगे
कैरोलस लीनियस, पहला नाम है कैरोलस लीनियस का। कहीं कहीं पे आपको कार्ल लीनियस मिलेगा, तो लीनियस इसलिए मैंने बोला, लीनियस याद रखना। कैरोलस लीनियस ने बोला सजीवों को दो भागों में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। कौन कौन से? जंतु जगत और पादप जगत। यहां पर हम पादप जगत पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ने वाले? जंतु जगत। तो एक बार वर्गीकरण देख लिए, यहां पर क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस ने कितने भागों में बांटा कि सजीव जो होते हैं वो दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, जंतु और पादप। दूसरे है हेकल, दूसरे कौन है? हेकल। हेकल ने सजीवों को बांटा तीन भागों में। कितने में? तो कैरोलस लीनियस ने सजीवों को दो भागों में, हेकल ने सजीवों को तीन भागों में बांटा। कौन कौन से थे सजीव? तो इनके अनुसार थे, यहां पर जंतु पादप इसमें भी रहेंगे, बस प्रोटिस्टा या सूक्ष्मजीव जुड़ जाते हैं, तो आप बोलोगे प्रोटिस्टा। अब मैं अच्छे से बताऊंगा प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा जंतु जगत और पादप जगत, ठीक है ना। हेकल ने तीन भागों में बांटा, किसको? सजीवों को। अगर हम बात करें यहां पर व्हीटेकर ने सजीवों को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। तो व्हीटेकर ने सजीवों को 5 भागों में बांटा, और सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन व्हीटेकर का है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था सजीवों का? वो किया था कैरोलस लीनियस ने, इसलिए वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस, है ना। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, आप ध्यान रखना, सिस्टेमा नेचर या नेचुरी से नाम से भी बोलोगे आप। तो उस बुक में इन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण किया था, इसलिए वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस कहे जाते हैं। लेकिन सही क्लासिफिकेशन, अच्छा क्लासिफिकेशन किसने किया? तो आप बोलोगे व्हीटेकर ने किया, 5 भागों में बांटा। और कौन कौन से थे 5? तो आप बोलोगे, देखो यहां पर मैं एक बार बता देता हूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप, ये 5 होते हैं। तो कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप। मोनेरा जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप, ये 5 भागों में बांटा व्हीटेकर ने सजीवों को। सभी सजीवों की बात हो रही है यहां पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सजीवों को पारिस्थितिकी के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, है ना, तो पारिस्थितिकी के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो वो भी पारिस्थितिकी के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो यहां से भी याद रखना, ये तो ये वैज्ञानिकों के अनुसार हो गए। अगर नॉर्मल पूछा जाए कि बताइए पारिस्थितिकी के अनुसार सजीव कितने भागों में डिवाइड है, तो आप बोलोगे 3 भागों में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, उपभोक्ता होते हैं जो उपभोक्ता किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे मानव है, सभी जीव जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। और अपघटक क्या होते हैं? कवक को ही अपघटक कहा जाता है, जितने भी फंजाई या फंगस होते हैं वो सब, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहां पर पढ़ते हैं जंतुओं का वर्गीकरण किसने किया। तो जंतुओं का वर्गीकरण देखो कितने प्रकार से पढ़ना है आपको। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। तो आप यहां से क्वेश्चन याद रखना है कि पोषण के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पोषण के आधार पर मतलब है वो अपना पोषण कैसे करते हैं, वो खाना कैसे खाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं। तो आप बोलोगे पोषण के आधार पर 2 प्रकार के जंतु होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। कौन कौन से रहेंगे? स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। तो जितने भी जंतु होते हैं, जंतु सारे के सारे जंतु परपोषी होते हैं। अब जंतु में मानव भी आता है, ठीक है ना। तो जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी एनिमल हैं, छोटे से छोटा जानवर हो, छोटे से छोटा कीट क्यों ना हो, वो कीट जो रहेगा वो किस में रहेगा? वो रहेगा यहाँ पर परपोषी में, मतलब किसी दूसरे पर आश्रित रहना। हम लोग खाना खाते हैं तो जो अन्न कहाँ से आता है, वो किस पे हम आश्रित हैं? उत्पादक पर। वो भी तो एक फसल होती है, गेहूं जहां से बनता है। तो कहने का मतलब है जितने भी ह्यूमन है, मानव हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कीट हो, ये सारे होते हैं परपोषी। सभी परपोषी होते हैं अगर जंतुओं में बात करें, लेकिन एक जंतु स्वपोषी होता है। पेड़ पौधे होते हैं, वैसे तो माना जाता है कि केवल पेड़ पौधे दुनिया में हैं जो स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। धूप निकली, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की और अपना भोजन बना लिया। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो स्वपोषी एक जंतु भी होता है जिसको बोलते हैं युगलीना, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो युगलीना कैसा है? स्वपोषी। अब इसका एक प्रॉपर्टीज आप याद रखना, और यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं।
अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए सजीव एवं निर्जीव की बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो सजीव एवं निर्जीव की बीच की कड़ी कहा जाता है वायरस को या विषाणु को। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मैं बोलूं कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, मतलब ऐसा कौन है जिसमें पेड़ पौधों की भी गुण पाए जाते हैं और जीव जंतुओं की भी गुण पाए जाते हों, तो वो है यूग्लिना। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे बोलते हैं हरित लवक। ये हरित लवक से क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में धूप में रख तो अपना भोजन स्वयं बना लेगा, तो इसलिए बोला जाता है कि इसमें पेड़ पौधों की भी गुण हैं और इसमें जीव जंतुओं की भी गुण होते हैं, इसलिए इसे पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। दोनों के गुण पाए जाते हैं यूग्लिना में, इसलिए पेड़ पौधों की तरह कैसा होता है, स्वपोषी होता है। इसके अलावा जितने भी जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, वो परपोषी होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, याद रखना। तो पोषण के आधार पर स्वपोषी और परपोषी, स्वपोषी में यूग्लिना आएगा, यूग्लिना को छोड़कर सारे जीव जंतु होते हैं परपोषी। इतना आ गया। तो ये हो गया पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। दूसरा आपको याद रखना है कोशिका के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। किसके आधार पर, कोशिका। तो आप बोलोगे कोशिका के आधार पर भी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, पोषण के आधार पर भी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है और केंद्रक के आधार पर भी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। और इसके अलावा अगर ऐसा आ जाए कि शारीरिक संरचना या रीढ़ की हड्डी के आधार पर भी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, ये सब दो दो हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक कंफ्यूजन नहीं है कि जंतुओं के वर्गीकरण में दो है कि तीन है, ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आपके दिमाग में। बस पोषण के आधार पर दो भागों में स्वपोषी परपोषी, ऐसी कोशिका के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो आप बोलोगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जंतु, ठीक है, याद रखना। कोशिका के आधार पर भी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतुओं में कौन आएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये होते हैं एक कोशिकीय। यहां स्वपोषी भी होता है और एक कोशिकीय भी होता है। तो आप बोलोगे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये तीनों की तीनों आपको ध्यान रखना एक कोशिकीय हैं और सब के सब बहुकोशिकीय होते हैं। जितने भी जंतु होते हैं सब बहुकोशिकीय में आएंगे, ये तीन एक कोशिकीय होते हैं। यहाँ पे केवल यूग्लिना स्वपोषी होता है, सब परपोषी होते हैं। यहाँ पे तीन एक कोशिकीय और सब के सब कैसे हैं, बहुकोशिकीय, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना सबके सब बहुकोशिकीय होते हैं, कोई भी जंतु हो सिर्फ इन तीन को छोड़कर। इन तीन की प्रॉपर्टीज वैसे तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सुन लो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि स्लीपर एनिमल किसे कहा जाता है, या चप्पल जंतु या चप्पल के समान दिखने वाला जंतु किसे कहा जाता है, वो होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार जस्ट स्लीपर के समान होता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्लीपर एनिमल। याद रखना आप, स्लीपर एनिमल किसे कहते हैं, पैरामीशियम को। अमीबा की क्वालिटी क्या है, आपसे पूछा जाता है कि ये कभी मरता नहीं है, तो ऐसा कौन सा जीव जो कभी मरता नहीं है, वो है अमीबा। और यूग्लिना के बारे में, तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की बीच की कड़ी कौन है, तो वो है यूग्लिना, स्वपोषी भी होता है। तो ये तीन एक कोशिकीय सभी बहुकोशिकीय में आ जाएंगे। अब यहाँ आपको नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। दो क्लासिफिकेशन हो रहेगा किसके, जंतुओं के। हमने पोषण के आधार पर देख लिया, कोशिका के आधार पर देख लिया, अब हम केंद्रक के आधार पर देखेंगे और शारीरिक संरचना या रीढ़ की हड्डी के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ आपको, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए केंद्रक के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, तो आप बोलोगे तीसरा क्लासिफिकेशन है केंद्रक के आधार पर। तो आप बोलोगे केंद्रक के आधार पर जंतुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा आप बोलोगे यूकैरियोटिक। एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक, इतना याद रखना है केंद्रक के आधार पर। तो जिन जीव जंतुओं का शरीर विकसित कोशिकाओं से बना होता है, या हम बोल सकते हैं विकसित कोश का मतलब है जिन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है उन्हें कहते हैं विकसित कोशिका, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता उनको बोलते हैं अविकसित कोशिका। तो हम बोल सकते हैं कि जिन जीव जंतुओं का शरीर विकसित कोशिकाओं से बना होता है या केंद्रक युक्त कोशिकाओं से बना होता है उन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है, ये विकसित है। और जिन जीव जंतुओं का शरीर अविकसित कोशिका
या केंद्रक विहीन कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जीव जंतुओं को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है और विकसित कोशिकाओं से मिलकर या केंद्रक युक्त कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जीव जंतुओं को यूकैरियोटिक कहा जाता है। सारे के सारे ही यूकैरियोटिक होते हैं। अब फिर प्रोकैरियोटिक कौन रहेंगे? तो 3 आपको याद रखना है। एक तो बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं जीवाणु, ध्यान रखना जीवाणुओं का जो बॉडी होती है उनमें अविकसित कोशिका होती है, मतलब उसकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ये 3 याद रखना आपको। क्या क्या? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब हिंदी में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये तीनों याद रखना। ये तीनों की तीनों कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक। इनकी कोशिका कैसी होती है? अविकसित होती है। तो कौन कौन से? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, प्रोकैरियोटिक, और सब आएंगे यूकैरियोटिक में, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हो, और चाहे जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, चाहे यूग्लिना आ जाए, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब के सब कैसे रहेंगे? ये सब के सब रहेंगे यूकैरियोटिक, याद रखना। ठीक है, बस 3 याद रखना आपको कि प्रोकैरियोटिक में कौन है, सिर्फ इतना याद रखना है बस। अविकसित कोशिकाएं मतलब केंद्रक विहीन कोशिकाओं से मिलकर जिनका शरीर बना रहता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और उनके अंदर एग्जाम्पल ये 3 है बस। एक कोशिकीय में एग्जाम्पल क्या है? तो 3 नाम याद रखना बस, और 100 कोशिकीय में 1 नाम याद रखना, इतना करना। बाकी के सब परपोषी में है, बाकी के सब बहुकोशिकीय में है, और बाकी के सब यूकैरियोटिक में है, ये याद ही नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये 3 हो गए। इसके बाद अगर शारीरिक संरचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण आता है या क्लासिफिकेशन आ जाता है तो आपको क्या याद करना है इसके लिए? वो भी 2 प्रकार से होता है। तो मैं बोलता हूं यहां पर रीढ़ की हड्डी के आधार पर जीव जंतुओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक कशेरुकीय और एक अकशेरुकीय। तो याद रखना आप, रीढ़ की हड्डी के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण, पोषण के आधार पर, कोशिका के आधार पर, केंद्रक के आधार पर और रीढ़ की हड्डी के आधार पर। लिख लेना आप यहां पर कशेरुकीय और अकशेरुकीय। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के आधार पर। इसमें बस अभी इसके एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़ेंगे हम, क्योंकि वर्गों में ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम आपको बिल्कुल डिटेल में। अभी बस इतना देख लो कि कशेरुकी क्या होते हैं? जिन जंतुओं का शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है या जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकीय जंतु कहा जाता है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनमें उन्हें अकशेरुकीय जंतु कहा जाता है। इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, मस्तिष्क विकसित होता है और हृदय शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो हृदय कहाँ पाया जाता है? हार्ट जो होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें हार्ट ऊपर पाया जाता है। जैसे मानव है, मानव में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो हार्ट कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो ऐसे याद रखो, मस्तिष्क कैसा होता है? विकसित होता है। तो ऐसे ही बोलोगे आप कि ऐसे जीव जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें मस्तिष्क जो होता है विकसित होता है, हृदय जो होता है शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है, वो है कशेरुकीय। और अकशेरुकीय में क्या बोलेंगे? जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकीय जंतु कहा जाता है। इन जंतुओं का मस्तिष्क विकसित नहीं होता है और इनमें हृदय जो होता है वो शरीर के निचले भाग में पाया जाता है। इनकी एग्जाम्पल क्या है? तो वो तो उसके लिए हम बहुत बड़ा डायग्राम बना के, एक अलग ही टॉपिक है ना, और 2 लेक्चर लगेंगे शायद उसके, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। बस जो अभी मैंने बताया वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो वो ध्यान रखना। तो इतना आज का हमारा मेन टॉपिक था, पोषण के आधार पर, कोशिका के आधार पर, केंद्रक के आधार पर और रीढ़ की हड्डी के आधार पर। इस 4 भागों से हमने जंतुओं का वर्गीकरण किया है। तो बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जंतुओं का वर्गीकरण कैसे होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आए आप समझ जाओगे, लेकिन ध्यान रखना जितना मैंने अभी बताया ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जो आने वाले हैं 2-3 लेक्चर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके जो बताना कि आपको वीडियो को कैसा लगा।